गुड इवनिंग। आज हमारी दूसरी क्लास प्रारंभ होने जा रही है। आज एस ब्लॉक के तत्व, पिछली बार भी वही था, आज भी वही एस ब्लॉक के तत्व में लिथियम का असंगत व्यवहार और बेरियम का अपने सदस्य के साथ असंगत व्यवहार का कारण। तो ये दो प्रश्नों को हम प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। उसके पहले मैं आपको आवर्त सारणी का थोड़ा सा रूल बता रहा हूँ। ये अपने दिमाग में, ये फिल्म हमारे दिमाग में होनी चाहिए। देखो, एक आउटलाइन में बना रहा हूँ आवर्त सारणी की। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से 7 आवर्त थे। ये था हमारा एस ब्लॉक है ना। यहाँ पे बेरियम है, यहाँ पे लिथियम है, और यहाँ से यहाँ ऐसे 10 आवर्त है, वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये स्केंडियम से चालू होके Z पे खत्म होता है। ये दूसरे तत्व भी है, मैं सभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल आपको एक आउटलाइन उसकी बता रहा हूँ आवर्त सारणी की। ये सोडियम है, 12 नंबर पे मैग्नीशियम में होता है, यहाँ पर 13 नंबर पे एल्यूमिनियम है, इस तरीके से। ये 3 4 5 कार्बन, 6 पे 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन है, और 10 पे है ऐसी बनी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है, पर आप देखोगे आवर्त सारणी तो ऐसे बनी हुई है, आधुनिक आवर्त सारणी हमारी बनी हुई है। तो इसको हमने एस ब्लॉक में रखा था, ये दो वर्ग को, फर्स्ट और ये सेकंड को, एस ब्लॉक। इसको हमने पी ब्लॉक में रखा, जिसके क्वेश्चन आंसर मैंने आज दिए आपको। ये पी ब्लॉक है ना। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की हम आज बात कर रहे हैं, है ना। जो आपको नोट्स दिए एस ब्लॉक के दिए, पी ब्लॉक के दिए हुए हैं। तो हम एस ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। तो एस ब्लॉक में भी हम पढ़ने जाएंगे लिथियम, ये लिथियम और ये बेरियम है ना। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, इस कारण यहाँ पर हाइड्रोजन को उसने नहीं बताया है। तो पहला सदस्य इसका लिथियम है, फर्स्ट का, एस ब्लॉक का फर्स्ट, और एस ब्लॉक सेकंड में है बेरियम। तो ये दोनों अपने नीचे वाले इन नीचे वाले तत्वों के साथ में क्या दर्शाते हैं, असमानता, मतलब सामान्य गुण दर्शाते नहीं, है ना। जबकि क्या है कि ये एक परिवार है, इसके सारे गुण एक समान, इसके सारे गुण एक समान, इसके सारे गुण एक समान, इस तरीके से इस आवर्त सारणी में बताते जाते हैं। ठीक है, अब नहीं बताने का कारण क्या है वो हम उसमें आंसर जब उसका डील करेंगे आपको बताएंगे, उस समय समझाएंगे। पहले आप देख लो आवर्त सारणी में कैसा क्या इसको जमाया हुआ है। देखो, जब भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, इस वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, परमाणु का आकार कैसा होगा। तो देखो, परमाणु का आकार इस तरीके से होगा, पहले इस तरीके से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा,
फिर उससे बड़ा, इस तरीके से बड़े होते चले जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाता है। और आवर्त में, आवर्त कौन से में, ये आड़े हुए है ना, इस तरीके से हम ऐसे चलेंगे तो इनको हम कहेंगे आवर्त में। आवर्त में दाएं से बाएं चलने पर, इधर से दाएं से बाएं चलने पर इनका आकार क्या होता चला जाता है? इनका आकार होता चला जाता है छोटा। इस तरीके से इनका आकार क्या होता चला जाता है? बड़ा होता चला जाता है। तो देखो इनका आकार इधर से इधर जाएंगे तो इनका आकार क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। इनका आकार क्या होता चला जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। वैसे ऐसे जाएंगे इनका आकार छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आकार छोटा हो जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इस तरीके से इनके क्षेत्र होंगे। यहाँ पे भी वही होगा, ये इससे छोटा, 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 ये इससे छोटा है। इस तरीके से छोटे होते चले जाएंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि इसमें बढ़ती चली जाएगी इधर से, और ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप देखोगे कि जो ऊपर वाला है इसमें एक कोष आएगा, फिर उसके बाद में 2 कोष, इसमें 3 कोष, इस तरीके से इन कक्षों की संख्या, इसलिए इसका आकार क्या बढ़ता चला जाएगा। इधर जाएंगे तो छोटा होता चला जाएगा। अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं आयनन विभव, एक शब्द इसमें आएगा, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता। अब हम आयनन विभव, किसी भी परमाणु के आयनन विभव क्या होता है, या आयनन एंथैल्पी भी इसको कहा जाता है। जैसे ये मैंने एक परमाणु बनाया हुआ है, परमाणु स्ट्रक्चर बनी है ना, उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, और ये तीसरा, और ये है ना पहली कक्षा, ये दूसरी, इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। हमको पता है कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं। तो अभी देखो 2 अंदर 2 है और बाहर मैंने 8 कर दी, कितने हो गए? 10 और एक यहाँ पे कर दो, ये मान लो ये कर दिए, ठीक है। तो ये हो गए 11, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। हमको मालूम है कि जो 11 होते हैं वो सोडियम के होते हैं, सोडियम परमाणु के 11 होते हैं, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना। हम पहले बात कर चुके कि जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है जैसे 11 है, इसका अर्थ ये है कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 11। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने धन आयन इसके नाभिक में होते हैं उतने ही बाहर क्या होंगे? ऋण आयन होंगे। तो यहाँ पर जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को हमने भर भी दिया है। 9th में एक सूत्र था, ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे आपको पता भी होगा। 9th में एक सूत्र था 2n2, ये था, मैं बता दूं आपको, ये इस कक्षा को दर्शाता, ये 2 तो लगेगा वैसे कि n जो है वो इन कोषों को दर्शाता है ना। जैसे मैं बात करूं दूसरे की, मैं कर रहा हूं कि इसमें पहले वाला क्या, तो छोड़ो मैं दूसरा का उदाहरण लेके बताता हूं। दूसरे में क्या आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जैसे 2 लिखा है, 2 n क्या कह रहा हूं मैं दूसरे की, तो 2 की घात 2, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणित 2 है ना, 2 गुणित 2, 2 2 4 4 2 8, मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको भरते हैं। और एक हमको पता भी है कि 1 है ना, कि इसमें 2 जाता है, इसमें 8 जाते हैं, इस तरीके से इसमें 18 जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को हम भर सकते हैं। हाँ, तो आयनन विभव में क्या होता है, इसमें वापस हम आते हैं। आयनन विभव क्या होता है? तो जो अंतिम कोष होता है, ये जो अंतिम कोष होता है इसको कहते हैं संयोजी कोष। याद रखना बेटा इस चीज को, इसको कहते हैं संयोजी कोष। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। इस अंतिम कोष को कहेंगे संयोजी कोष, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है हमको, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना है तो ये इसको हम ऐसे ही निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे?
क्योंकि इसके अंदर जो धन चार्ज है, हमने कहा है कि जितने प्रोटॉन होते हैं, कि जितने धन चार्ज होते हैं उतने ही ऋण चार्ज होते हैं। तो ये धन चार्ज इन ऋण चार्जों को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। अब इसको निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और हम है ना, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और जितनी ऊर्जा इसको निकालने में हम देते हैं, इस परमाणु को जितनी ऊर्जा हम देंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही उसकी क्या कहलाएगी, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, तो एंथैल्पी समझ में आ गया, आयनन विभव समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती, उसको कहते हैं आयनन विभव। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव के बारे में बताता हूँ। आयनन विभव, देखो इसका संयोजी कोष, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, और हमको मालूम है जिसका परमाणु क्रमांक 3 है ना, उसका ये परमाणु स्ट्रक्चर है। अब किसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। आप देखना आवर्त सारणी में है ना, 3 होता है, इसमें 3 देखो, 2 में अंदर वाले पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाहर वाले में 1 चले गए। अब इसके नीचे, लिथियम के नीचे आप देखना सोडियम आएगा, है ना, पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है। अब ये पास में मैंने सोडियम का भी चित्र बना दिया, देखो सोडियम में ये कोषों की संख्या बढ़ गई, 1 2 और 3 हो गई, इसमें 2 ही थे। अब सोडियम के नीचे क्या आएगा, पोटेशियम में यहाँ पर 1 और कोष बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर पोटेशियम के नीचे क्या होगा, है ना, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे इन कोषों की संख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब देखो इधर देखो, है ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने को निकालना है ना, इस सोडियम में से ये इलेक्ट्रॉन को निकालना है, सभी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और लिथियम में से इसको निकालना है। अब देखो यहाँ पे दूरियां मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर ये लिथियम का परमाणु है, हमको मालूम है कि लिथियम का परमाणु छोटा होता है, तो देखो ये इतनी दूरी और यहाँ पर इतनी दूरी। अब दोनों चित्रों में दूर इलेक्ट्रॉन कौन सा है ना, इसमें ये पास में, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर है, मतलब इसके जो धन चार्ज है इसको आपस में खींचने में क्या होगा, ताकत तो लगाएगा पर कम लगेगी, और इसमें पास में, चूंकि पास में पकड़ के रखेगा, अच्छे मजबूती से पकड़ के रखेगा। तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकालने में किसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, या इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि इसमें लगेगी, तो आप बताओगे कि इसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि जो नाभिक के प्रोटॉन है इसको खींच के रखेंगे, और ये पास में तो ज्यादा मजबूती से खींच के रखेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। इसका अर्थ ये है कि इसकी आयनन विभव अधिक होता है और इसका आयनन विभव कम होगा। इसके नीचे जो भी परमाणु आएगा उसका आयनन विभव इससे भी कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की दूरी दूर होती चली जाएगी। हमको पता होना चाहिए कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं, है ना। अब ये परमाणु छोटा है, ये परमाणु का आकार छोटा है, लिथियम के परमाणु का आकार छोटा है, और छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी, और जितनी ऊर्जा हम लगाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। उसमें हम आंसर में देखेंगे कि जो लिथियम परमाणु है, लिथियम परमाणु का अन्य सदस्यों की तुलना में विद्युत या आयनन विभव क्या होता है, अधिक होता है।